नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट का जो एग्ज़ाम 4 सितंबर हुआ था, यह प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के पेपर को देखेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें माइनस मार्किंग नहीं था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। ठीक, शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीवित प्राणी का। तो देखिए दोस्तों, ये जो अधिगम है, सीखने वाली जो क्रिया है, ये जीवित प्राणी का होता है। कहने मतलब जीवधारी कोई भी हो, जानवर हो चाहे मनुष्य हो, वो जन्म के बाद कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है अपने जीविकोपार्जन के लिए। ठीक, तो सही जवाब आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतर घटक है। तो किसका अंतर घटक है? उच्च स्तर सोच का, ध्यान, स्मृति, ये सभी। तो जो अधिगम है यह सभी संबंधी, इसमें उच्च स्तर सोच और ध्यान, स्मृति, ये सभी को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या बताता है? सूचना को, समझ को, विश्लेषण को या मूल्यांकन को? तो यह संज्ञानात्मक जो शिक्षण है, कॉग्निटिव टीचिंग, इसमें सब जो पहला चरण है सूचना करने मतलब यह है कि इस प्रकार की शिक्षा में सबसे पहले सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, फिर सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, उसका समझ होता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं, किससे संबंधित है? विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित या ये सभी? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है आपका तीनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से या येल विश्वविद्यालय से? तो आपके जो ब्लूम महोदय थे, इनका जो शिक्षा का वर्गीकरण शुरू हुआ था, ये शिकागो विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। 5 का सही जवाब सी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो अच्छा उद्देश्य थे उसको बताया था सीखने का, जिसमें ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को शामिल किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया या समकक्ष सहयोग या डी ये सभी? ठीक, तो यह जो है ये सभी, सही जवाब आपका डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां है आगमन विधि प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है? छात्र भागीदारी को, रुचि को, करके सीखने को या ये सभी? तो जो आगमन विधि है आपका, इसमें सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्र भागीदारी, रुचि तथा करके सीखने को सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और आगमन विधि की विशेषता और है कि इसमें जो सीखा जाता है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, ठीक, सरल से कठिन की ओर। कहने मतलब यह है कि इसमें छोटे छोटे चीजों को सीखकर, बाहर से सीखकर धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हैं आगमन विधि में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। ध्यान केंद्र का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की धीमी गति या समय का क्षय? तो इसमें सही जवाब आपका 1 हो जाएगा। रोल प्ले में जैसे कोई किसी चीज का मंचन करना हुआ, तो इसमें ध्यान केंद्र का अभाव रहता है, सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाठ्य योजना निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य या प्रबंधक निकाय का उद्देश्य? ठीक, तो जो पाठ्य योजना है आपका अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे आप लोग टीचिंग लर्निंग जब पढ़े होंगे, पाठ्य योजना बनाए होंगे, तो उसमें क्या रहता है कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, उसके बारे में रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 5E मॉडल विकसित हुआ था व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकतावाद के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए या प्रगतिवाद के लिए? तो ये जो 5E मॉडल था आपका रचनात्मकतावाद के लिए शुरू हुआ था। ठीक,
जिसमें जो 5 ही मॉडल थे, जिसमें आकर्षक, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विस्तार और मूल्यांकन को शामिल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 नंबर। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है छोटी छोटी चीजों को सिखाने के लिए, तो इसमें शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। ठीक है। इसमें विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चों को और सरलतम से सरलतम चीजों को सिखा सकें। ठीक। तो सही जवाब 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 12। अनुदेशन प्रदान किया जाता है। ठीक। कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुदेशन जो है कोई निर्देश देना होता है तो कक्षा के अंदर दिया जाता है। 12 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया है, इसमें अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 14। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। मतलब किसका उदाहरण है? कक्षा प्रबंधन का, अनुशासन का, नियम का, इनमें से कोई नहीं। तो जो कक्षा अनुशासन है आपका कक्षा प्रबंधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। यानी मतलब आप कक्षे को जो जिस क्लास में है उसको किस हिसाब से मतलब चला पा रहे हैं, बच्चे आपको किस प्रकार से सुन रहे हैं। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर अगला है 15वां। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करें, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दें, सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व दें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब का सी हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा होता है, शिक्षक को चाहिए कि बच्चा किसी भी धर्म को, किसी भी जाति समुदाय को, सभी के साथ समान व्यवहार करे, जिससे कि उनके अंदर हीन भावना ना पाए। ठीक है दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी क्वेश्चन पेपर तथा जानकारियाँ प्रदान की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 16। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षकों का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना, प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास एवं रचना, उपयुक्त में से सभी। तो जो पाठ्य पुस्तक है इनका निर्धारण सभी के लिए किया जाता है, उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17वां है पुस्तकालय का उद्देश्य है क्या है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो पुस्तकालय लाइब्रेरी जानते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है? ज्ञान और सूचना प्रदान किया जाता है यहाँ पर। ठीक। और खेल संबंधित नहीं है, तो कहने मतलब सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 18। प्रभावी शिक्षक हैं, मतलब जो एक प्रभावशाली शिक्षक है उसके क्या गुण हैं? जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रभावी शिक्षक है उनका व्यवहार जो होता है या फिर उनके अंदर के जो गुण हैं वो हमेशा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक। जिससे कि बच्चे के बीच उनकी लोकप्रियता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर उच्च अधिकारियों के काफी करीब हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जो है शिक्षक है, ठीक, तो पेशे से कैसे अपने आप को मतलब आनंदित महसूस करा सकता है? जब छात्र का उसका सम्मान करेंगे तभी उसको लगेगा हाँ हम बच्चों को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं। अगर छात्र ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कहने मतलब यह है उसकी शिक्षण विधि में कोई त्रुटि है। ठीक है, तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो जो एक अच्छे लेवल के शिक्षक होते हैं तो हमेशा बच्चों को अवबोध स्तर तक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जो शिक्षण का स्तर होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें स्मृति स्तर है पहला, दूसरा है आपका अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर।
कहने मतलब ये है कि बच्चों को इतना दे दिया जाए जिससे कि वो अपनी समझ से स्मृति तो पहले मान लीजिए विकास करेंगे, फिर उसके बाद अब वो सोच समझ सकेंगे, फिर लास्ट में चिंतन अपने मन से कर सकेंगे। ठीक, तो सही जवाब इसमें ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है मात्रात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है आपका उपरोक्त दोनों है, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। ठीक, कहने मतलब ये है कि कभी भी कक्षा में मूल्यांकन कब किया जाता है, जैसे जब परीक्षा हो या फिर कोई कुछ पढ़ा के आप पूछ ले तो बच्चों का मूल्यांकन होगा कि बच्चे को कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मात्रात्मक तथा गुण दोनों प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षा में मूल्यांकन की त्रिकोण का भाग है शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव या अधिगम अनुभव। तो जो शिक्षा का त्रिकोण होता है तो इसमें आपका सही जवाब डी हो जाएगा, अधिगम अनुभव। ठीक है, कहने मतलब ये है कि पहली बात तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उससे पहले आपके पास अनुभव भी होना चाहिए कि हम इस विषय को पढ़ा लेंगे। ठीक है, जब तक अनुभव नहीं रहेगा तो उस विषय को आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, तो अनुभव रहेगा, फिर उसके बाद बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे, फिर बाद में उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है मूल्यांकन भूमिका अदा करता है कहाँ पर, शिक्षण में, पाठचर्या में, परीक्षण में या सभी में। तो मूल्यांकन जो है आपका सभी में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर या ये सभी। तो जो छात्र पाठचर्या का सिद्धांत है सभी पे आधारित है कि विषय वस्तु कैसे बनाई जाए, उसकी गतिविधि कैसे चलाई जाए, छात्रों को इतना ही पाठ्यक्रम दिया जाए कि उसको समझ में आए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दी गई, मतलब बिना बोझ की शिक्षा ली जाए। एक इसके द्वारा दी गई थी, डी कोठारी के द्वारा, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा या के कस्तूरी रंजन के द्वारा या डॉक्टर मुदालियर। तो जो आयोग आया था आपका इसमें आपका यशपाल जो कमेटी बनी थी 1992 में, इन्होंने ही बताया कि जो शिक्षा है बिना बोझ की सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है कहाँ से, समाज, परिवार, माँ या विद्यालय। तो बच्चे का जो सामाजिकरण शुरू होता है वो परिवार शुरू होता है। ठीक, बहुत लोग कहेंगे माँ है, माँ तो मान लीजिए पहले शिक्षक है, लेकिन जो सामाजिकरण होता है परिवार से होता है, क्योंकि परिवार में अनेक प्रकार के सदस्य बच्चे देखते हैं। ठीक, उसमें पापा देखेंगे, जो पापा से छोटे हैं उनको चाचा कहेंगे, जो पापा से बड़े हैं उनके बड़े पापा बोलेंगे, चाची हैं, बड़ी मम्मी है, भैया, भाभी। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि सभी रिश्ते उनको अपने घर से मिलते हैं जो समाज वो इम्प्लीमेंट करता है कि हमारे पिताजी से अगर बड़े हैं तो बड़े पापा होंगे, छोटे हैं तो चाचा होंगे। ठीक, अक्सर हम लोग बोल देते हैं ना, कोई रिश्ता नहीं रहता है फिर भी बोल देते हैं चाचा, बाहर जाते हैं चाची। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि जो शिक्षा है सबसे पहले बच्चों सामाजिकरण बच्चों का परिवार से ही शुरू हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 27 है वह प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। तो क्या है, परिणति, सांस्कृतिकरण, सामाजिकरण या ये सभी। तो जो बच्चा है उसको परिपक्व कौन बनाता है, सामाजिकरण। ठीक, तो कहने मतलब यह है 27 है जो आपका सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जो हमेशा आत्मविश्वास युक्त होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे छात्र कौन होंगे, जो जिसके अंदर हमेशा सीखने की ललक हो। ठीक है, उनको लगे हाँ आज क्लास में चलेंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे उसको हम सीखेंगे। ठीक, तो कहने मतलब उसके अंदर एक ललक रहेगी, कुछ चीजें अच्छे से सीख लें। तो इसमें सही जवाब का ये हो जाएगा, जो हमेशा सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं कब सीखते हैं, करके, सुनकर, पढ़कर या लिखकर। तो जो छात्र है सबसे अच्छी तरीके से जो सीखते हैं करके, मतलब प्रैक्टिकल करके। जैसे कुछ चीज अगर पढ़ाया जाए तो कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। ठीक, मान लो लिखते हैं तो कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन जब करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक, प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज्यादा देर तक वो जानते रहेंगे उसके बारे में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 30 है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो जो वास्तविक वस्तुएं हैं, अगर इसको कक्षा में दिखाएंगे तो सबसे पहले बच्चे की रुचि उस विषय में जागेगी, फिर उसको और जानने की जिज्ञासा होगी, फिर अधिक से अधिक बच्चे संख्या में क्लास में भागीदारी करेंगे। तो कहने मतलब इसमें सभी हो जाएगा, डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे पहले जो प्रवचन दिया था किस भाषा में दिया था? पाली में। ठीक, सही जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है कि 32 राम का पुल मतलब जो राम सेतु है निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, कुक स्टेट या बास जल डमरू। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत का जो निचलतम हिस्सा है श्रीलंका, एक साइड में मन्नार खाड़ी हो जाएगा, एक साइड में पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य है, जिससे कि ये अलग होती है। ठीक है, तो कहने मतलब भारत के निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही? तो इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी कोयला की हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, मैथ है, सामान्य ज्ञान भी है और करंट अफेयर्स भी है। ठीक, तो सभी को मिलजुल से पेपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए? तो जो बिहार अलग हुआ था 1912 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो किसके सहारे चलता है? गंगा नदी, जमुना नदी, बागमती नदी या कोसी नदी। तो ये गंगा नदी के किनारे किनारे ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक के कारण के लिए जिम्मेदार है? मतलब कौन से ऐसे हैं जो प्रदूषक फैलाते हैं, प्रदूषक फैलाएंगे फिर बाद में प्रदूषण होगा। जैसे इसमें भस्मक से वाहनों से उत्सर्जन, भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब आपका सी हो जाएगा। इसमें भस्मक जो राख धुएं सब जलते हैं वाहनों के द्वारा जो धुएं निकलते हैं उसके द्वारा। ठीक, जिससे प्रदूषण निकलते हैं, जिससे आगे चल के प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुनर्नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? जो पुनर्नवीनीकरण कागज है वो खाद्य कंटेनरों में लाने के लिए क्यों प्रतिबंधित किया? क्योंकि यह बहुत की जगह बनाता है, मतलब बहुत जगह लेता है, क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, या क्योंकि कागज बहुत मोटा है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता है। तो देखो जो पुनर्नवीनीकरण कागज के उद्योग है तो उसमें संदूषण मतलब इसको दोबारा जब नवीनीकरण करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो जवाब बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है? वनों की कटाई, वनों का खंडन, वनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े पैमाने में जो वनों की कटाई की जाती है उसको वनों की कटाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है तो इसमें आपका तीनों है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कहने मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में? तो भारत में सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसको जब करेंगे 10 गुणे 8 करेंगे 10 अट्ठे 80 मीटर 80 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो सही जवाब आपका सी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 से संध्या ने रुपए उधार दिए, किसको दिए? 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए वीणा को 5,000 रुपये दिए थे। ठीक, मतलब संध्या ने 5,000 रुपये 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वीणा को दिए थे। 3 वर्ष बाद जो वीणा कितने रुपए संध्या को लौटाएगी? ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल है उसको आप लोग निकालेंगे तो इसमें आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 4.3
गुणे 13.26 प्लस 9.43 प्लस 4.7 गुणे 77.31 का मान है। कितना है? तो इन सभी संख्याओं को सबसे पहले इसको निकटतम मान में लिख लेंगे। जैसे 4.7 है, 4.7 को 5 लिख लेंगे, गुणे 13.26 है तो उसको हम लोग 13 लिख लेंगे। ठीक, प्लस 9.43 है तो उसको 9 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद प्लस 4.7 को 5 लिख सकते हैं, गुणे 77.3 है उसको 77 केवल लिखेंगे। ठीक, जब आप गुणा करेंगे तो आपका लगभग 470 आएगा। तो इसमें आप जब निकाल लेंगे तो आपका सही जवाब 470 होगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 है कि दो संख्याओं का एलसीएम 14,560 है और उनका एचसीएफ 13 है। यदि इनमें से एक 416 दूसरा है तो उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो जब मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 14,560 गुणे 13 बटे 416 है। ठीक, 416 है। जब इसको आप निकालेंगे तो आपका 455 आएगा। ठीक है, सही जवाब बी 455। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक पुरुष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो कितना होगा? इसको आप जब निकालेंगे तो इसमें आपका सही जवाब डी होगा 60 डिग्री। ठीक, आगे रीजनिंग का सवाल आ गया है। 46 है कि सेना किससे संबंधित है, मतलब कि सेना में कौन जाता है? सैनिक। तो स्कूल में कौन जाते हैं? विद्यार्थी। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है कि वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। पीतल है, ड्यूरेलियम है, जर्मेनियम है, कांस्य है। ठीक, तो 47 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है कि 81 9 64 8 डैश डैश 12 है ना। तो देखेंगे कि जो 9 है इसका वर्ग 81 है, 8 का वर्ग 64 है तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक निश्चित कोड में पेज को RDIHU और राइट को YUKWG लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में अदर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक दोस्तों, आप जब निकालेंगे इसमें तो देखेंगे P और R के बीच कितनी दूरी है? 2 की। ठीक, और A और D के बीच 3 की है। तो इसी प्रकार से सभी की दूरी निकल जाएगी। इधर W और Y के बीच कितनी कितनी दूरी है? W और Y में 2 की है, R और U के बीच 3 की है। तो इसी प्रकार से जब निकालेंगे O जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे OPQ मतलब Q हो जाएगा। तो इसमें पहले Q आ गया आपका, तो सही जवाब आपका B हो जाएगा, 49 का B। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है कि कुसुमा रवि की पत्नी है। जो कुसुमा है रवि की क्या है? वाइफ है। ठीक, गोविंद और प्रभु भाई हैं। जो गोविंद है और प्रभु क्या है? दोनों ब्रदर हैं। ठीक, गोविंद रवि का भाई है, गोविंद जो है रवि का भाई है। जाहिर सी बात है अगर ये रवि का भाई हो जाएगा तो कुसुमा जो है इनकी भाभी होगी, गोविंद और प्रभु की। तो यहाँ पे दिया है प्रभु कुसुमा का क्या है? प्रभु जो है कुसुमा का देवर लगेगा। 50 का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बी स्टेट का सामान्य ज्ञान का जो शिक्षण अभिक्षमता तथा रीजनिंग और सामान्य ज्ञान सब का क्वेश्चन आया था, 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और आपके जो भी सुझाव उसे आप कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।